हेलो दोस्तों। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जिला सोलन को। तो चलिए देख लेते हैं। जिला सोलन का निर्माण जो है जिले के रूप में 1 सितंबर 1972 को हुआ था, 1972 को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप देख रहे होंगे खुम्ब नगरी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जिले को जो है सोलन के नाम से, माफ़ कीजिए, किस शहर को जो है खुम्ब नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे खुम्ब नगरी को जो है सोलन शहर को जो है, जिला नहीं शहर को खुम्ब नगरी के नाम से जाना जाता है। एरिया देख सकते हैं आप, 1936 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है कुल जिला सोलन का। और सेक्स रेशो की बात करें जो कि एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से है हमारे पास, तो 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। तो 1 सितंबर 1972 को कैसे निर्माण किया गया था सोलन का, चलिए देखते हैं। सोलन जिले का निर्माण 1972 को उस समय की महासू जिले के सोलन व अर्की तहसीलों व शिमला के अंतर्गत आने वाले कंडाघाट तथा नालाघाट तहसीलों को मिलाकर हुआ था। तो जो महासू जिला था उसमें से सोलन और अर्की तहसीलें निकाली गई और शिमला से आपकी कंडाघाट और नालागढ़ तहसीलें ये जो है निकाल कर सोलन का निर्माण किया गया है। सोलन जिले के वर्तमान प्रारूप में बाघल, बघाट, कुनिहार, कुठाड़, बेजा, मांगल, कोठी, किंथल, महलोग और नालागढ़, हिंदूर आदि ठकुराइयों के क्षेत्र आते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमसे कि वर्तमान जो सोलन है उसमें कौन सा हिस्सा जो है, कौन सी ठकुराई नहीं आती है। तो याद रखेंगे आप, थरोच जो है, थरोच ठकुराई जो है वर्तमान में जो सोलन है उसके अंतर्गत नहीं आती है। बाकी आप देख सकते हैं नाम, इनसे ये भी पूछे जाते हैं, जैसे बागल है, बघाट है, कुनिहार है, कुठाड़ है, बेजा, मांगल, कोठी, किंथल, महलोग, ये सारे जो हैं नालागढ़, ये ठकुराइयाँ वर्तमान के सोलन जिले में हैं। 1966 के जो पंजाब पुनर्गठन था उसके समय में पंजाब के कुछ हिस्से जो हैं वो हिमाचल के हिस्से में आए हैं। और जो वर्तमान हमारा सोलन जिला है उसमें जो है 4 जिले की जो है सीमाएं उसको छूती हैं। इसमें आपका पूर्व में सिरमौर है, उत्तर पश्चिम में आपका मंडी जिला है, पश्चिम में आपको बिलासपुर जिला देखने को मिलेगा और इसके साथ दक्षिण में आपको पंजाब व हरियाणा से भी जिले जो हैं उनकी सीमाएं मिलती हैं। तो 4 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सिरमौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर, ये 4 जो है जिले जो हैं जो टच करते हैं सोलन की सीमाएं को, और इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं वो भी सोलन जिले को छूते हैं, सीमाओं को छूते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सोलन जिले का नाम है वो कैसे रखा गया, तो सोलन जिले का नाम एक हिंदू देवी हैं वहाँ पे, शूलिनी देवी, शूलिनी आप देख सकते हैं, इनके नाम पर रखा गया है सोलन। यहाँ पर हर साल जो है जून माह में एक मेला लगता है, उत्सव होता है, और ये उत्सव वहाँ पे जो प्रसिद्ध ठोडो मैदान है ऐतिहासिक, यहाँ पर ये मेला लगता है, 3 दिन का मेला। इसके अलावा जो स्प्रूंग घाटी है, स्प्रूंग घाटी जो पड़ती है ये आपकी सोलन तहसील में पड़ती है। इसके अलावा दून घाटी आपके नालागढ़ की जो तहसील है उसमें पड़ती है। ये दोनों घाटियाँ जो हैं बहुत उपजाऊ हैं। तो याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्प्रूंग घाटी जो है किस जिले से संबंधित या किस तहसील से भी पूछी गई होगी, तो आप सोलन को टिक करेंगे। जबकि दून घाटी की बात करेंगे तो नालागढ़ के अंतर्गत आती है। वो कुनिहार घाटी अर्की तहसील से 3 भाग ही जो है जिले में समतल हैं। तो आपकी स्प्रूंग घाटी, दून घाटी और कुनिहार घाटी जो कि अर्की तहसील में है, ये 3 घाटियाँ जो हैं सोलन जिले की वो समतल हैं, पहाड़ी नहीं है, मतलब कम पहाड़ी हैं। और जो सोलन जिला है उसको मुख्य रूप से 3 नदियाँ जो हैं सिंचित करती हैं, जिसमें सतलुज, यमुना की सहायक व माफ़ कीजिए, उसमें सतलुज हैं, यमुना की सहायक घग्गर है, तो सतलुज आ गई, घग्गर आ गई और घग्गर की सहायक आ गई। तो देख लेते हैं। इसके साथ ही नालागढ़ में सिरसा नदी, सिरसा खड्ड जो है, नदी नहीं बोलेंगे इसको हम, ये प्रमुख हैं। तो देख लेते हैं आप, हम सतलुज की सहायक में आपके कियार नाला आता है, गंबर आता है, डाबर खड्ड आती है, कुठार आती है। तो ये जो है सतलुज की सहायक हैं जो कि सोलन जिले को सिंचित करती हैं। यमुना की सहायक में एक असनी खड्ड है जो कि सोलन जिले में बहती है, और घग्गर की सहायक में कुशला नदी है। तो नदियों के से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप सोलन जिले को कौन कौन सी नदियां जो हैं सिंचित करती हैं, नदियां या खड्डें, और इनकी सहायक नदियों का नाम भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं ठकुराइयों की और उनके वंशज और इनका जो मतलब हिस्ट्री एक तरह से उसकी बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम बागल ठकुराई की बात करेंगे। गंभर नदी घाटी में स्थित है ये आपकी बागल ठकुराई। और हमने ऊपर देखा गंभर जो थी सतलुज की सहायक थी। तो जो ये बागल है इसकी स्थापना धारानगरी से आए परमार या पनवार वंशीय अजय देव ने 13वीं शताब्दी के अंत या 14वीं शताब्दी के पहले दशक के आसपास रखी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागल की जो स्थापना थी वो किस राजा या किस वंशज द्वारा रखी गई थी। तो अजय देव याद रखेंगे आप। और 13वीं या 14वीं शताब्दी, 13वीं के अंत में या 14वीं के प्रारंभ में, एक कहानी के अनुसार अजय देव अपने दो भाइयों विजय देव और मदन देव के साथ आया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा, जो कि वर्तमान में आजकल मध्य प्रदेश में है मालवा आपका क्षेत्र, पर आक्रमण कर परमार राजा महलक देव को हराया। वह उसका मंत्री गोगा युद्ध में मारा गया। अजय देव और उसके दो भाई विजय देव और मदन देव संभवतः महलक देव के ही परिवार के थे, जो कि जान बचाने हेतु पहाड़ों में आए थे। तो इसमें बताया गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आक्रमण किया था मालवा पर, तो वहाँ पे परमार वंश ही था, जहाँ पर महलक देव एक राजा थे। तो जब वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहाँ से कुछ जो ठाकुर थे या जो राज परिवार से संबंधित थे वो लोग भागकर आए। और तो उसमें अजय देव, विजय देव और मदन देव शायद ये आए होंगे। तो ये एक कहानी है। तो इन्होंने यहाँ पर आके शरण ली होगी और बाद में अजय देव ने यहाँ पर बागल ठकुराई की स्थापना की होगी। अजय देव ने लगभग 1300 से 1310 के बीच में बागल ठकुराई की नींव रखी होगी। और माना जाता है कि अजय देव पहले गूंगा था। तो एक जनश्रुति मतलब जो लोग बातचीत करते हैं वहीं से ये चीज़ सुनने को मिली है कि अजय देव पहले गूंगा था। और जब मुगल शासकों ने पहाड़ों पर जो आक्रमण किया, माफ़ कीजिए, जब मुगल शासकों से बचकर अजय देव पहाड़ों में छुपा था तो कहलूर यानी आपके जो बिलासपुर के राजा थे उन्होंने बाघल पर आक्रमण किया। तो जोश में आकर डुगली नामक, तो ये भी याद रखेंगे आप, एक देखिए डुगली नामक जगह पर जोश में आकर जो था अजय देव, उसकी जुबान खुल गई, मतलब वो गूंगा नहीं रहा, उसकी जुबान खुल गई। गूंगा या अजय देव की याद में देख सकते हैं आप अर्की में वाणिया देवी मंदिर है। तो इसको भी याद रखेंगे आप। हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाणिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अर्की में स्थित है। इसके अलावा मुट्टलू में शिव मंदिर, तो ये अजय देव की याद में थे दोनों। तथा डुगली नामक, जहाँ पर इसकी जुबान खुली थी, वहाँ पर अजय देव के महलों के अवशेष देखने को मिलते हैं। अजय देव के समय ठकुराई की सीमाएं कालसेली, जो कि बिलासपुर में है, तो बिलासपुर के कालसेली से लेकर शिमला के जत्तो व कुनिहार के मांगल क्षेत्रों तक फैली थी। देख सकते हैं आप कितना विस्तार था अजय देव के समय ठकुराई का। डुगली अजय देव की प्रथम राजधानी थी। तो जहाँ पर इसकी जुबान खुली थी वही इसने जो था ठकुराई बना दी अपनी, माफ़ कीजिए, राजधानी बना दी अपनी ठकुराई की। तो याद रखेंगे आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाघल की जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी, वो कहाँ थी, तो डुगली नामक जगह को आप याद रखेंगे। इसके बाद उसने घुग्गर व धुंधन को भी राजधानी बनाया। एक और स्रोत के अनुसार अजय देव ने डमरास में अपना निवास स्थान बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शासक हुए बाघल ठकुराई के नंद देव या नून देव, जिनको लिखा हुआ इतिहास में इनके नाम देखने को मिलता है। एक्चुअली अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग जनश्रुतियों या जो रिकॉर्ड है उनके नाम से इनका नाम देखने को मिला है, और उसके हिसाब से ही फिर नाम में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो नंद देव पढ़ें या नून देव पढ़ें। अजय देव के बाद यह बाघल के राजा बने। वो दाड़ला व धुंधन में राजधानी स्थानांतरित की। तो उसके बाद आप देख सकते हैं धुंधन में ऊपर भी लिखा था घोगर व धुंधन में राजधानी बनाई, और नीचे भी है कि दाड़ला में भी बनी थी, धुंधन में भी, और यहाँ पे राजधानियां बनाई गई। बाघल रियासत के वंशजों ने अपनी खून की एकल शुद्धता को बनाए रखा। मतलब ये जो थे राज परिवारों से शादी करते थे, जिसके कारण कई बार इनको विवाह संबंध बनाने में कठिनाई होती थी। क्योंकि अगर राज परिवारों से ही शादियां करते थे, बीच में राणाओं या मियाँ की जो लड़कियां होती हैं उनसे शादी नहीं करते थे, तो बहुत कम इनके लेवल के राणा या ठाकुर होते थे जिनसे शादी करते थे। तो इस कारण इनको विवाह संबंध में बनाने में कठिनाई आती थी। अधिकतर विवाह संबंध बाघल रियासत द्वारा बिलासपुर रियासत से बनाए गए हैं। तो ये भी देखने को मिलता है कि जो बाघल ठकुराई है ये रियासत है, इसके कहलूर या बिलासपुर रियासत के साथ अधिकतर संबंध हैं, विवाहिक संबंध।
आगे देखते हैं शोभाचंद या सभाचंद। अब ये यहाँ पे भी दोनों नाम हैं। 1640 से लेकर 1670 तक ये शासन किया था इन्होंने। 1643 में अर्की को बसाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शोभाचंद या सभाचंद द्वारा जो था 1643 में अर्की को बसाया गया था तथा अपनी राजधानी बनाया। तो बाघल इन्होंने बसाया शोभाचंद ने, और इसको बाघल की राजधानी अर्की को बनाया। तो इसके साथ ही इन्होंने अर्की में एक सुंदर महल का भी निर्माण करवाया। शोभाचंद बहुत कला प्रेमी था और इन्हीं के समय अर्की में चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन, इनको आप याद रखेंगे। एक तो इन्होंने अर्की को बसाया था, अर्की को राजधानी बनाया था बाघल की, और साथ ही कला प्रेमी थे, और अर्की में चित्रकला का प्रारंभ भी जो था शोभाचंद या सभाचंद के टाइम ही हुआ था। आगे देखते हैं पृथ्वीचंद या पृथ्वीचंद। दोनों नाम में से कहीं इनका नाम पृथ्वीचंद देखने को मिला होगा, कहीं पृथ्वीचंद, इसलिए दोनों लिखा गया है। 1670 से 1727 तक इन्होंने शासन किया और ये राजा रहे। वह इन्होंने अर्की नगर के विकास में बहुत रुचि ली। तो जो शोभा सिंह ने अर्की बसाया था उसके विकास जो था वो पृथ्वीचंद या पृथ्वीचंद द्वारा किया गया था। इसके बाद मेहर चंद जो थे 1727 से 1743 तक इन्होंने शासन किया बाघल पे। मेहर चंद का जन्म 1702 में हुआ था। इसके समय की चित्रकला को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। मेहर चंद ने भी एक महल का निर्माण करवाया था। अर्की कलम की एक मुख्य विशेषता तीखी नाक है, जो राजसी परिवार की अपनी खूबी है। तो जो अर्की कलम है जिसमें जो चित्रकारी होती है, तो जो उसमें किसी इंसान का जो चित्र बनाया जाता है उसमें एक विशेषता है कि उनकी नाक जो है तीखी रखी जाती है। याद रखेंगे आप, अर्की कलम की बात कर रहे हैं हम चित्रकला की। तो ये राजसी परिवार जो है बाघल का, उनकी खुद की विशेषता है कि उनके नाक भी लंबे होते हैं। मेहर चंद के बाद जगत सिंह 1778 से 1828 तक इन्होंने शासन किया। इसके समय से बाघल के राणाओं ने चंद उपनाम के साथ पर सिंह उपनाम लगाना आरंभ किया। आप देख सकते हैं ऊपर तक शोभा चंद थे, पृथ्वी चंद थे, मेहर चंद थे, लेकिन जगत सिंह आ गए यहाँ पर। तो इन्होंने सबसे पहले जो था सिंह उपनाम लगाया था, यानी सरनेम लगाया था चंद के स्थान पर। और इनके समय की घटना देखें तो सबसे पहले तो इनके समय में जो पॉपुलर राजा रहे हैं, जैसे कहलूर के महान चंद थे, ये भी 1778 से 1824 तक राजा थे। इसके अलावा रामशरण सिंह थे जो कि हिंदूर के शासक थे, वो भी 1788 से 1848 तक थे। और संसार चंद 1765 से 1824 तक ये कांगड़ा के राजा थे। और 1795 में 1795 में संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण कर दिया था। वह सतलुज के दाहिने भाग पर अधिकार कर लिया था। ये पहले भी हमने जब बिलासपुर रियासत पढ़ी थी और कांगड़ा रियासत पढ़ी थी तो हमने देखा था महान चंद ने, जो कि बिलासपुर का शासक था, गोरखाओं को संसार चंद के विरुद्ध अपनी सहायता के लिए बुलाया था, जिसके चलते गोरखों ने 1805 में हिंदूर व आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो ये माना जाता है कि जब इन्होंने हिंदूर पर अधिकार किया था 1805 में, तो जो बाघल ठकुराई थी वो भी गोरखाओं के अधीन चली गई थी। और जो उस टाइम राणा जगत सिंह थे, तो ये बाघल छोड़कर नाड़ागढ़ के एक मठ नामक गांव में चले गए थे। तो नाड़ागढ़ में एक मठ नामक गांव था, वहां पर चले गए थे। गोरखाओं ने जब अधिकार कर लिया था बाघल पर 1805 में, गोरखाओं ने अर्की को ही राजधानी बनाया था। तो बाघल की राजधानी गोरखाओं के टाइम अर्की ही थी। अर्की के निकट जो था बुहेरी में एक किले का निर्माण भी करवाया था गोरखाओं ने। मई 1806 में 1806 में मई में गोरखाओं ने संसार चंद को भी महल मोरिया में हराया था। आप जानते होंगे, ये घटना हमने पहले पढ़ी हैं। और 1814 में अंग्रेजों, जिसमें जनरल ऑक्टर लूनी के नेतृत्व में ये लड़ाई हुई थी, पहाड़ी राणाओं ने या राजाओं राणाओं ने मदद की थी अंग्रेजों की और गोरखाओं को हराया था। 3 सितंबर 1815 को जगत सिंह को ठकुराई वापस लौटा दी गई थी। तो गोरखाओं का आक्रमण भी आपको याद होगा, 1814 की बात है, 14-15 में। उसके बाद अंग्रेजों ने जब पहाड़ी राणाओं या और राजाओं की सहायता से गोरखाओं को हराया था, तो उसके बाद जो था, जो राणा थे या राजा थे, उनसे अंग्रेजों ने जो था एक तरह से प्रॉमिस किया था कि आप हमारी सहायता करेंगे तो आपकी जो भी ठकुराइयाँ या आपके राज्य होंगे जो गोरखाओं ने हथियार लिए थे, उनको आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो वो उनको वापस मिल भी गई थी जगत सिंह को ठकुराई। आगे बढ़ते हैं।
शिव शरण सिंह जो थे 1828 से 1840 तक बागल ठकुराई के शासक रहे। इनको हम राजा भी नहीं बोल रहे हैं, राणा बोलते थे इनको। कई बार जो था राणाओं को राजा की उपाधि दे दी जाती थी, लेकिन अगर मैं राजा बोल जाऊं तो आप राणा राजा एक ही समझिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी ठकुराइयाँ थी, इसमें राणा ही जो थे शासक कहलाते थे, शासकों को राणा ही कहते थे। चलिए देखते हैं। शिव शरण सिंह जो थे 1828 से 1844, इनके समय संसार चंद के जो पुत्र थे अनिरुद्ध चंद ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के डर से 1829 में अर्की के शिव शरण के समय जाकर वहां पर शरण ली थी। तो शिव शरण के समय जो थे अनिरुद्ध चंद ने शरण ली थी अर्की में, किसके डर से? महाराजा रणजीत सिंह से डर से, क्योंकि रणजीत सिंह अपने वजीर ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह के लिए अनिरुद्ध की 2 बहनों का हाथ मांग रहे थे, पर अनिरुद्ध ऐसा नहीं करना चाहते थे। शिव शरण सिंह एक धार्मिक व्यक्ति था और उसने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इसके साथ ही दीवान खाने का निर्माण भी शिव शरण सिंह के समय ही बागल में करवाया गया था। तो ये स्टोरी भी आपने पढ़ी थी, सुनी होगी, संसार चंद की के पुत्र अनिरुद्ध की, महाराजा रणजीत सिंह, हीरा सिंह और ध्यान सिंह जो थे। ये कांगड़ा जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर ये स्टोरी पूरी हमने डिटेल में देखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशन सिंह 1840 से 1870 तक इन्होंने शासन किया। 1857 के विद्रोह के समय में बाघल का शासक कौन था? तो किशन सिंह था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में जो बुशहर के राजा थे उन्होंने साथ नहीं दिया था अंग्रेजों का, और ये बाकी जो छोटी मोटी ठकुराई शासक थे इन सभी ने जो था अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसी के साथ किशन सिंह को राणा के बाद राजा की उपाधि दे दी अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं। इसे अर्की का निर्माता भी कहा जाता है। वैसे तो आपने देखा कि सभाचंद या शोभाचंद ने जो था सबसे पहले अर्की को बसाया था और राजधानी बनाया था 1643 में, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि किशन सिंह को जो था अर्की का निर्माता कहा जाता है। भले ही 1643 में शोभा सिंह ने अर्की को बसाया था, परंतु किशन सिंह ने अर्की को सुनियोजित ढंग से बसाने में बहुत रुचि ली। इसी के साथ अर्की चित्रकारी में सिख प्रभाव दिखाई देने लगा। तो इसी के समय से जो था सिख प्रभाव दिखाई देने लगा। इसने दीवान खाने में चित्रकारी करवाई। इसने खाली भूमि पर बिलासपुर व कांगड़ा से किश्तकारों को लाकर बसाया। और किशन सिंह के समय तक राज्य के सभी आदेश मौखिक हुआ करते थे। केवल बहुत आवश्यक आदेशों पर जो था बही खाते लिखे जाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान सिंह जो थे 1877 से 1904 तक जो थे ये शासक रहे थे बाघल के। मोती सिंह के छोटे से कार्यालय के बाद इसके बीच मोती सिंह थे एक जो शासक थे। बाघल का शासक बना ध्यान सिंह। राज परिवार से संबंधित था और इसकी मोती सिंह की संबंधित था, क्योंकि जो था मोती सिंह इससे पहले शासक उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए फिर उसके जो खानदान था पूरा पीछे उसमें से ही किसी को शासक बनाया गया, तो तब ध्यान सिंह शासक बना। ध्यान सिंह के समय से राज्य के सभी आदेश व अन्य काम लिखा पढ़ी द्वारा होने लगे। कोर्ट फीस व नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का आरंभ भी ध्यान सिंह के समय में ही बाघल में हुआ था। खजाने की आय व्यय की पड़ताल होने लगी। एक तरह से देखें तो ऑडिट शुरू हुआ जो खजाने का था। राज्य को 4 तहसीलों में बांटा गया था ध्यान सिंह के समय में। इसके बाद विक्रम सिंह और सुरेंद्र सिंह बाघल के शासक रहे थे। आगे देखें तो राजेंद्र सिंह जो थे विक्रम और सुरेंद्र सिंह के बाद शासक बने 1945 से 48 तक। 29 फरवरी 1928 को जन्मे राजेंद्र सिंह बाघल के अंतिम शासक थे। उनका विवाह केओंथल की राजकुमारी तारे देवी के साथ 2 नवंबर 1948 को हुआ था। 26 जनवरी 1948 को बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने जब सोलन में पहाड़ी राजाओं व प्रजामंडल प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया था तो राजेंद्र सिंह उसमें उपस्थित थे। ये भी आपने पहले पढ़ा होगा कि बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने सोलन में एक प्रजामंडल के प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 2004 में क्वेश्चन पूछा जाता है ये 2004 में राजेंद्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। वो वर्तमान में हर्षवर्धन सिंह बाघल के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ तक थी आपकी बाघल रियासत या ठकुराई। आगे देखेंगे हम बघाट ठकुराई को। इसके शासकों की वंशावली में बहुत अंतर देखने को मिलता है। बघाट का अर्थ है बहुत घाट यानी बहुत दर्रों की भूमि। यह ठकुराई गिरी नदी की सहायक अश्विनी और सतलुज की सहायक गंभर के बीच में स्थित है। इसकी स्थापना परमार या पनवार वंशीय बसंतपाल द्वारा
फिर एक अन्य नाम देखने को मिलता है हरिचंद पाल द्वारा, और बाघल के संस्थापक अजय देव के भाई विजय देव द्वारा मानी जाती है। परंतु बाघल ठकुराई में 1948 तक कुल 34, माफ कीजिए यहाँ बघाट होगा, 35 वंशज आए हैं, जबकि माफ कीजिए यहाँ ठीक है ये बाघल की ठकुराई में 1948 तक 13वीं शताब्दी से लेकर 1948 तक कुल 35 वंशज हैं, जबकि बघाट की ठकुराई में 60 से ऊपर वंशज देखने को मिलते हैं। तो इसमें अतः ये कोई और परमार वंशक होगा, क्योंकि जब हमने ऊपर देखा कि बाघल की ठकुराई की जो थी स्थापना अजय देव ने 13वीं शताब्दी में की थी, तो उसका भाई विजय देव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ 35 ही जो थे लोग उस पूरे उसमें आए कुल में, एक के बाद एक, जबकि दूसरे कुल में उसके साथ में ही 60 अगर वंशावली आ जाए तो फिर इतना अंतर तो नहीं हो सकता। अतः ये कोई और परमार वंश रहा होगा जो कि गढ़वाल से आए होंगे। सुबाथू कस्बा जो है बघाल ठकुराई के अंतर्गत आता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि जो सुबाथू नगर है, ये कस्बा है, वो किस ठकुराई के अंतर्गत आता था पुराने समय में। तो याद रखेंगे आप बघाट के, तथा सोलन बघाट की राजधानी हुआ करता था। उस टाइम जो था सोलन, जो आज का सोलन शहर है, वो पहले बघाट की राजधानी हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी ये दोनों एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। राणा नारायण पाल 1585, यह अकबर का समकालीन था। इससे खुश होकर मुगलों ने इसे दिल्ली बुलाकर खिल्लत प्रदान की थी। तो याद रखेंगे आप, बघाट का राणा था ये नारायण पाल। रघुनाथ पाल 72वें वंशज थे। हिंदूर के राजा मानचंद 1756 से 1761 तक ये राजा थे हिंदूर के। उनको उनके चाचा पदम चंद ने धोखे से मार दिया। उस समय कहलूर का राजा देवी चंद ने राज किया था कहलूर पे 1741 से 1788 तक। देवी चंद ने बघाट के राणा रघुनाथ पाल की सहायता मांगी। वह पदम चंद को दंड स्वरूप जरजोहरू नामक स्थान पर मार दिया। तो रघुनाथ पाल जो थे ये 72वें वंशज थे बघाट के। जब हिंदूर के राजा मानचंद को धोखे से मार दिया गया पदमचंद द्वारा, तो जो कहलूर का राजा था देवी चंद, उसने बघाट के राणा रघुनाथ पाल से सहायता मांगी। वो पदमचंद को जो था जरजोहरू नामक स्थान पर मरवा दिया, और इसके बाद जो था उसने विजय चंद को हिंदूर की गद्दी पर बिठाया। रघुनाथ पाल के बाद उसका पुत्र दलील सिंह बघाट ठकुराई का राणा बना। वो इसने पाल उपनाम के साथ ही स्थान पर सीन उपनाम यूज करना शुरू किया। दलील सिंह जो था इसके समय में धर्मपुर व टकसाल नामक स्थान अदरक हल्दी आदि के व्यापार के लिए बहुत प्रमुख स्थान थे। ये यहाँ पर व्यापार होता था इन चीज़ों का। दलील सिंह के समय हिंदूर ने बघाट पर आक्रमण किया। यह युद्ध धर्मपुर के आसपास कहीं पर लड़ा हो गया, जिसमें दलील सिंह की मृत्यु हो गई थी। आगे बात करें राणा महेंद्र सिंह की। इसके समय हिंदूर का राजा रामसरन सिंह जो कि 1788 से 1848 तक था, और साथ ही कहलूर का राजा महान चंद जो कि 1778 में 6 वर्षों की आयु पर गद्दी पर बैठा था। तो जब रामसरन सिंह जो था हिंदूर का राजा गद्दी पर बैठा, तो हिंदूर और कहलूर के बीच जो था विवाद हो गया, जिसमें रामसरन सिंह जो था बिलासपुर नगर को जला दिया। इसका लाभ उठाकर बघाट ने खुद को कहलूर से मुक्त करवा लिया। तो बघाट जो था उस समय कहलूर के अंतर्गत आ गया था। जब दोनों लड़े हिंदूर और बिलासपुर, तो बघाट ने देखा कि अब लड़ाई हो गई है, राजा कमजोर हो गया, तो खुद को उसके नियंत्रण से बाहर कर लो। दुर्गा सिंह जो था दलीप सिंह का पुत्र दुर्गा सिंह 1911 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसका विवाह जो था टीरी गढ़ीवाल के राजा कीर्ति शाह की पुत्री राजकुमारी शशि प्रभा से हुआ था। 1919 में दुर्गा सिंह को सरकार ने राज्य करने का अधिकार दे दिया। वो 1922 में राज्य के पूर्ण अधिकार जो थे अंग्रेजों ने सौंप दिए थे इनको। 1924 से 1933 तक दुर्गा सिंह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में शिमला की पहाड़ी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते रहे। ये याद रखने लायक है। 1928 में अंग्रेजों ने इन्हें राजा की उपाधि दी। 26 जनवरी 1948 को बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने जब सोलन में पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो बघाट के पास 36 सशस्त्र पुलिस इकाइयां थी। इसके बाद ईश्वरी सिंह जो 1977 से 2004 तक तथा केशव चंद्र 2004 के बाद जो थे संपत्ति के उत्तराधिकारी बने हैं बघाट के। आगे बात करेंगे हम कुनिहार ठकुराई की, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अभोज देव 12वीं शताब्दी
लगभग 1154 ईस्वी को, जो कि जम्मू के अखनूर क्षेत्र से आया था, कुनिहार का संस्थापक इसे माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुनिहार का ठकुराई का शासक किसे संस्थापक किसे माना जाता है, तो भोजदेव आप याद रखेंगे। और लगभग 12वीं शताब्दी यानी 1154 के आसपास इन्होंने जम्मू से आकर इसकी नींव रखी थी। तो कहा जाता है कि ये भोजदेव अपने साथ कुछ जो साहसी लोगों को लेकर आया था, वो यहाँ पर हाटकोट में आकर वो बस गया और उसने यहाँ पर आके कुछ इधर उधर के किले जीत लिए। 1500 ईस्वी के आसपास केशव राय, या जिन्हें कहीं पर केसर देव के नाम से भी जाना जाता है, एक दुर्लभ व आलसी शासक था, जिसका फायदा उठाकर बाघल ने कूनी नदी के पार के क्षेत्रों तथा क्योंथल ने भी कुनिहार के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अनंत देव का जन्म जो था 1715 ईस्वी में हुआ था तथा यह कुनिहार का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा था। तो याद रखेंगे आप, कुनिहार का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है अनंत देव को। अनंत देव को कहीं पर आनंद देव के नाम से भी जाना जाता है। इसने कांगड़ा के विरुद्ध कहलूर की सहायता की थी। वो कांगड़ा के एक अफगान सरदार आगर खां को तलवार से मार दिया था। ये याद रखेंगे, आनंद देव या अनंत देव ने कांगड़ा के जो सरदार था एक आगर खां, जो उस समय संभवतः कांगड़ा जो था मुगलों के अधीन रहा होगा, उसको तलवार से मार दिया था। 1795 ईस्वी में हिंदूर और बाघल ने मिलकर कुनिहार पर आक्रमण किया। अनंत देव ने लगभग 80 साल के होते हुए भी इस आक्रमण को विफल कर दिया। तो काफी लंबा शासन किया अनंत देव ने, तभी इसको सबसे प्रसिद्ध शासक भी माना जाता है कुनिहार का। बाद में एक समझौते के हेतु अनंत देव को बाघल बुलाया गया और जहां पर उसको धोखे से मार दिया गया। अनंत देव के बाद मगन देव जो थे 1795 से 1816 तक कुनिहार के शासक रहे। इनके समय में गोरखाओं ने 1805 में, हमने ऊपर पढ़ा, कुनिहार पर अधिकार कर लिया जब मानचंद ने गोरखों को बुलाया था। बाद में अंग्रेजों द्वारा 4 सितंबर 1815 को मगन देव को उसकी जागीर लौटा दी गई, क्योंकि उसने भी अंग्रेजों की सहायता की होगी। हरदेव देख लेते हैं। हरदेव सिंह 1905 में बाल्यावस्था में शासक बना। 1970 में उसे राज्य के पूरे अधिकार दे दिए गए। इसी के समय 1939 में कुनिहार में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो हरदेव सिंह के समय हुई थी कुनिहार में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना, जिसे हरदेव ने 13 जून 1939 को अवैध घोषित कर दिया। परंतु जुलाई 1939 को प्रजामंडल का प्रतिनिधि हरदेव जी से मिलने वो अपनी मांगों को लेकर ठाकुर हरदेव सिंह के पास गया और इन्होंने उनकी मांगों को मान लिया। 9 जुलाई 1939 को प्रजामंडल के अध्यक्ष बने, तो हरदेव अध्यक्ष भी बन गए और एक सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में धामी, भज्जी, नाड़ागढ़, महलोक, बाघल के लोगों ने भी भाग लिया। 15 अप्रैल 1948 को कुनिहार को अर्की तहसील में मिला लिया गया। तो इतना था कुनिहार का जो इतिहास था, ज़्यादा कुछ था नहीं। 2-3 ये हरदेव सिंह के समय और अनंत देव के समय ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी कुठाड़ ठकुराई, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं। कुठाड़ ठकुराई पाट्टू के निकट कुठाड़ नदी घाटी में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी किश्तवाड़ रिजौरी से आए सूरत चंद द्वारा 12वीं शताब्दी के अंत या 13वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। कुठाड़ क्षेत्र में आने पर सूरत चंद ने देखा कि इस क्षेत्र पर छोटे छोटे मावी, या जिनको हम मावियों को सामंत भी बोलते हैं, उन्होंने अधिकार किया है और जनता इनसे बहुत दुखी है। अतः इसने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मावियों या सामंतों को हराया। वह कुठाड़ क्षेत्र के 5 परगने रिहणी, धार, शील, धरूथ तथा फेटा पर अधिकार कर लिए। एक अनुमान के अनुसार कुठाड़ ठकुराई कभी हिंदूर या कभी कहलूर के अधीन रही होगी। तो कभी हिंदूर के अंतर्गत चली जाती थी, कभी कहलूर के। गोरखाओं के आक्रमण के समय यह क्योंथल के अधीन थी। तो ये भी याद रखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोरखाओं का जब आक्रमण हुआ था 1805 में, तो कुठाड़ ठकुराई किसके अधीन थी? तो क्योंथल के अधीन थी। उस समय राणा गोपाल दास कुठाड़ का शासक था और उस समय जब ये क्योंथल के अधीन थी, कुठाड़ का शासक था आपका गोपाल दास, जो कि गोरखाओं के आक्रमण के समय वहाँ अम्बाला भाग गया था। आगे देखते हैं। जयचंद 1858 से 1895 तक इन्होंने शासन किया। जयचंद के समय उसका चाचा मियाँ बहादुर कुठाड़ का वजीर था, जो कि एक कुशल प्रशासक था। लेकिन मियाँ बहादुर की मृत्यु के बाद जो जयचंद था वो फिजूल खर्ची करता चला गया और ठकुराई की जो स्थिति थी कुठाड़ की वो बहुत दयनीय हो गई। अतः सरकार ने कोटखाई के जो मियाँ थे, कोटखाई क्षेत्र के,
उसको जो था वजीर बनाकर भेजा कुठाड़ का। 1895 में जयचंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जगजीत चंद राणा बना तथा इसके बाद 1930 में कृष्णचंद जो था ठकुराई का कुठाड़ का राणा बना। कृष्णचंद ने अपने पिता जगजीत चंद की याद में कुठाड़ के पास जगजीत नगर बसाया। याद रखेंगे आप, कुठाड़ के पास जगजीत नगर जो था उसके पुत्र जगजीत के पुत्र जयचंद ने, माफ कीजिए, कृष्णचंद ने बसाया था। तो 15 अप्रैल 1948 को कुठाड़ को बघाट में मिलाकर महासू जिले का हिस्सा बना दिया गया। वो 1972 में से सोलन में मिला लिया गया। बात करेंगे बेज्जा ठकुराई की। बेज्जा की स्थापना दिल्ली के तंवर या तनवर वंशीय शासक जो था ढोलपाल के वंशज ने की थी। तो एक ढोलपाल राजा था, उसके वंशज ने की थी बेज्जा ठकुराई की स्थापना, जो कि दिल्ली से आए थे। बेज्जा ठकुराई के प्रथम शासक के रूप में गर्वचंद को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि प्रथम शासक कौन माना जाता है बेज्जा ठकुराई का, तो गर्वचंद याद रखेंगे आप। गर्वचंद का जो पौत्र था बिशन चंद एक कठोर शासक था, जिसके चलते वहां पर विद्रोह हुआ करते थे। बिशन चंद जो कि गर्वचंद का पौत्र था के हाथ में बेज्जा के आसपास के क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए। बाद में बेज्जा कई वर्षों तक जो था कहलूर का कर्द राज्य यानी कर अदा करने वाला राज्य बना रहा। तो बेज्जा जो ठकुराई थी वो काफ़ी समय तक कहलूर के अंतर्गत रही। बिशन के, जब बिशन वहाँ पर शासक था उसके बाद वो कहलूर के पास चली गई थी। 1790 में हिंदूर ने जब कहलूर पर आक्रमण किया तब जाकर बेज्जा कहलूर के अधिपत्य से निकल पाया। मानचंद की बात करें, मानचंद बेज्जा ठकुराई का शासक था। 1773 से 1817 तक ये बेज्जा का 24वां शासक था। इसके समय गोरखाओं ने आक्रमण कर इसे बेज्जा ठकुराई को अपने अधीन कर लिया। मानचंद एक अच्छा वैद्य था। तो बेज्जा ठकुराई का जो ठाकुर था मानचंद, वो एक अच्छा वैद्य था जिसने कई गोरखाओं का इलाज किया था। जब आक्रमण किया था तो कई गोरखाओं का इलाज किया, जिसके चलते जो था अमर सिंह थापा, इसको ही बुलाया था मानसिंह ने, जो कहलूर का राजा था। तो अमर सिंह थापा ने उसे बेज्जा की सनद वापस कर दी और जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर संधि की तब बेज्जा पुनः मानचंद को सौंप दिया गया। तो गोरखाओं का इलाज करता था मानचंद, एक अच्छा वैद्य था। तो जो अमर सिंह थापा था गोरखा, उसने जो था बेज्जा की सनद उसे वापस लौटा दी थी खुश होके। प्रताप चंद इसके बाद शासक रहा 1817 से 1841 तक। उसके बाद मानचंद रहा 41 से 1905 तक। पूर्णचंद रहा 1905 से 1939 तक। वह लक्ष्मी चंद रहा 1939 से 1948 तक। बेज्जा का अंतिम शासक था ये लक्ष्मी चंद। 15 अप्रैल 1948 को बेज्जा तहसील सोलन जिला महासू का भाग इसको बना दिया गया। आगे है मांगल ठकुराई आपकी। ये छोटी छोटी ठकुराइयाँ हैं। यह ठकुराई कहलूर के अधीन थी। तो देखिए मांगल भी आपकी कहलूर के, मतलब ये जितनी भी ठकुराइयाँ थी सोलन के अंतर्गत, यदि ये अधिकतर जो आपकी कहलूर या फिर नाड़ागढ़ हिंडूर के अधीन ये रही हैं। मारवाड़ से एक राजपूत युवक ने कहलूर के राजा के पास सूबेदार की नौकरी की। राजा ने प्रसन्न होकर उसे मांगल ठकुराई दे दी। तो कैसे मिली थी मांगल ठकुराई, देखिए सूबेदार की नौकरी की एक राजपूत ने, मारवाड़ से आया था जो, और उस जो कहलूर का राजा उसने प्रसन्न होकर मांगल ठकुराई उसको वजीर को, माफ कीजिए, सूबेदार को दे दी। गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने राणा बहादुर को 20 दिसंबर 1815 की सनद द्वारा इसे दे दी। तो राणा बहादुर को सनद दे दी 1815 में इस ठकुराई की। बाद में 1921 में अंग्रेजों ने बागल के वजीर लाला भगवान दास को मांगल का वजीर नियुक्त किया। 1948 में मांगल का विलय जो था अर्की में कर दिया गया। बात करें महलोब ठकुराई की, तो वैसे इसके जो वंशज हैं या पूर्वज हैं या जो फिर जिसने इसकी स्थापना की है, उनके नामों में कुछ अंतर देखने को मिलता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था MCQ कि महलोब ठकुराई की स्थापना किसने की थी, तो उसमें ऑप्शन वीर चंद जो था वो सही ऑप्शन था। इसको याद रखेंगे आप। आगे चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। इस ठकुराई के वंशजों के पूर्वज किसी समय अयोध्या में रहते थे। महलोब ठकुराई का वैसे तो कोई इतिहास नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत कहीं पर किसी राणा या ठाकुर के बारे में जनश्रुति देखने को मिल जाती है, जिसमें एक ठाकुर कंदोसी चंद नाम का नाम भी सुनने को मिलता है। तो वीरचंद की मान लीजिए स्थापना की महलोब की, और उसके बाद कंदोसी चंद का एक नाम जो है वंशावली में सुनने को मिलता है। प्राप्त वंशावली में जो था 7वें ठाकुर का नाम उत्तम चंद था। उत्तम चंद के मामा जो कि सिरमौर का राजा था ने आक्रमण कर उत्तम चंद की ठकुराई को अपने अधिकार में ले लिया था। तो मामा ने आक्रमण ठकुराई को अधिकार में ले लिया।
उत्तम चंद ने भागकर क्योंथल के राजा जो कि उसका ससुर था के पास शरण ली। बाद में उत्तम चंद ने सिरमौर की सहायता से जो था अपने राज्य को छुड़वा लिया मामा से। इस क्षेत्र में कई मावी लोग रहते थे, यानी सामंत रहते थे, इसलिए इसको महलोक कहते थे मावियों के रहने की वजह से। वैसे तो महलोक ठकुराई क्योंथल के अधीन थी, परंतु तो आप देख सकते हैं महलोक भी क्योंथल के अधीन थी। मुगलों के समय यह कलूर के द्वारा मुगलों को राज कर देती थी, लेकिन जब मुगल शासन करते थे दिल्ली पर तो जो था महलोक कर यानी टैक्स देती थी मुगलों को। और किसके थ्रू देती थी? वो देती थी आपकी जो कहलूर यानी बिलासपुर रियासत थी उसके अधीन, उसके अंतर्गत टैक्स जाता था। महलोक एक ठाकुर गर्भदेव चंद या गर्भचंद का विवाह जो था क्योंथल की राजकुमारी से हुआ था, जिसने भेंट स्वरूप गर्भचंद को गढ़सी खड़ियाऊ के क्षेत्र मिले थे। गर्भचंद ने अपने गढ़सी को महलोक की राजधानी बनाया था। तो गढ़सी को महलोक की राजधानी बनाया था गर्भचंद ने, जो कि उसको भेंट स्वरूप मिले थे। वंशावली में पृथ्वीचंद महलोक का एक शासक था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह खुशाल उस समय वजीर हुआ करता था। पृथ्वीचंद के बाद ठकुराई या तो खुशाला को मिलती या खुशाल के वारिस को, परंतु पृथ्वीचंद ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने दूसरा विवाह करने की सोची, जो कि खुशाल चंद को पसंद नहीं आया उसके वजीर को, और उसने देवी शरण नामक एक ब्राह्मण के साथ मिलकर जो था 1780 में पृथ्वीचंद को जहर देकर मार दिया, जिसमें कहलूर के राजा ने भी खुशाल या खुशाला की मदद की थी। पृथ्वीचंद तक महलोक क्योंथल के अधीन था। पृथ्वीचंद तक महलोक जो था क्योंथल राज्य के अधीन था, लेकिन खुशाला के ठाकुर बनते ही, क्योंकि बिलासपुर के राजा ने खुशाला की हेल्प की थी, तो वो बिलासपुर के अंतर्गत उसके अधिपत्य में चला गया, स्वीकार कर लिया। 1783 में खुशाला की भी मृत्यु हो गई। संसार चंद जो कि 1783 से 1849 तक महलोक का ठाकुर रहा। जब अंग्रेजों ने पहाड़ी रियासतों पर कब्जा किया तो महलोक भी गोरखाओं के अधीन आ गया। तब संसार चंद महलोक से भागकर हिंदूर के राजा रामशरण सिंह के पास रहने लगा। अंग्रेजों ने 1815 में सनद संसार चंद को लौटाई। रघुनाथ चंद 1880 से 1902 में अंग्रेजों ने तक इसने शासन किया और अंग्रेजों ने इसे कुशल प्रशासन के चलते 1898 में राणा की उपाधि से सम्मानित किया। रघुनाथ ने अपनी राजधानी पट्टा बनाई, तो महलोक की राजधानी संसार चंद ने पट्टा बनाई थी। पट्टा नामक जगह को नरेंद्र चंद जो कि को अंग्रेजों ने 3 मई 1934 को गद्दी पर बिठाया। नरेंद्र चंद महलोक का अंतिम शासक। अगली रियासत ठकुराई जो है वो हिंदूर या नालागढ़ है। इसको हम ठकुराई नहीं रियासत ही बोलेंगे। इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नालागढ़ या हिंदूर की बात करें तो यह राज्य सतलुज की सहायक सिरसा नदी में की गन्नती घाटी में स्थित है। हिंदूर या हिंडूर की स्थापना जो थी 1100 ईस्वी के आसपास कहलूर के राजा काहन चंद के बड़े पुत्र अजय चंद ने की थी। याद रखेंगे आप, पहले भी हमने डिस्कस किया है बिलासपुर जो पड़ा था। हिंदूर का नाम लगभग 15वीं शताब्दी में नालागढ़ पड़ा। जब इस स्थान पर राजधानी बनाई गई उस समय विक्रम चंद जो था हिंदूर का राजा था। इसको याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है कि जब हिंदूर का नाम नालागढ़ पड़ा तो उस समय शासक कौन था? तो विक्रम चंद। नालागढ़ शहर पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर बसा है तथा राजा का किला पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदूर के शासक इतिहास के अनुसार कहलूर के राजा काहन चंद की 2 रानियां थी। एक रानी कुल्लू से थी तथा दूसरी बाघल से थी। जिन दोनों रानियों के ने पुत्रों को जन्म दिया तब राजा राज्य से बाहर था। कुल्लू वाली रानी ने के पुत्र पहले हुआ था, जबकि बाघल वाली रानी का पुत्र बाद में हुआ था। लेकिन बाघल वाली रानी जो थी वो चतुर थी। उसने क्या किया, बाघल की रानी ने जो पुत्र का समाचार सबसे पहले राजा तक पहुंचा दिया। तो राजा ने जो था समाचार मिलते ही युवराज घोषित कर दिया जो बाघल वाली रानी थी उसके पुत्र को, लेकिन बाद में और वचन भी दे दिया कि यही युवराज होगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि जो था कुल्लू वाली रानी थी उसका पुत्र पहले जन्मा था। लेकिन राजा जो था अपने वचन से पीछे नहीं हट पाया और इसके बाद जो था गद्दी का उत्तराधिकारी बाघल की रानी का पुत्र ही रहा और इसका नाम था अजीत चंद। और जो कुल्लू वाली रानी थी उसके पुत्र का नाम था अजय चंद। बिलासपुर की वंशावली में राजकुमारों के नाम अजीत और सुजीत देखने को मिलते हैं। और जो दूसरी वंशावली जो हिंडूर नालागढ़ की चली है इसमें पुत्रों के नाम अजय चंद और अजीत चंद देखने को मिलते हैं। एक अन्य स्रोत बताता है कि
कि अजय चंद को हिंदूर का संस्थापक माना जाता है, जिसे हांडू नामक ब्राह्मण ठाकुर को हराकर हिंदूर की नींव रखी थी तथा हांडू ब्राह्मण के परिवार को जीवन यापन हेतु चरोली गांव की भूमि दी थी। अजीत चंद को कलूर की गद्दी पर का वारिस ही माना जाता है, क्योंकि वो पहले ही राजा ने युवराज घोषित किया था हिंदूर का। चलिए देखते हैं विजय चंद 1171। अजय चंद की मृत्यु के बाद देखिए, अगर हम अजय चंद और अजीत चंद नाम मान के चलें तो बाघल के युवराज बाघल की रानी के पुत्र अजीत चंद को जो था युवराज घोषित किया गया था, जबकि कुल्लू की रानी का पुत्र अजय चंद जो था, ये देखिए यहाँ पर विजय चंद का ही बताया गया है। तो विजय चंद 1171। अजय चंद की मृत्यु के बाद उसकी रानी ने राज्य का कार्यभार संभाला, लेकिन क्योंकि उसका पुत्र विजय चंद तब केवल 4 माह का था, तो रानी के कार्यभार संभालते ही तो पहले अजीत चंद राजा रहा होगा, उसके बाद अजय चंद रहा, और जब अजय चंद की मृत्यु होगी तो विजय चंद जो था 1171 में उसकी माँ जो थी उसने कार्यभार संभाला, क्योंकि विजय चंद उस टाइम केवल 4 माह का था। रानी के कार्यभार संभालते ही कनैत लोगों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया, जो कि अजय चंद के डर से पहले लोग चुप रहते थे। जब विजय चंद बाल्यावस्था के बाद राजा बना तो उसने पूरी तरह से कनैतों का दमन किया। 30 वर्ष की आयु में 1201 में विजय चंद की मृत्यु हो गई। धामचंद 1201 यह भी विजय चंद की तरह बाल्यावस्था में राजा बना और इसे भी कनैत लोगों ने दबाने की कोशिश की। यह काफी लोकप्रिय राजा रहा, इसने कनैतों को पुनः दबा दिया। 1236 में ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अमरचंद इसके बाद शासक रहा 1338 से 1356 तक। यह राजा अपनी प्रजा का दुख सुख जानने हेतु वेश बदलकर घूमता था। इसने 18 सालों तक शासन किया। इसके साथ दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक जो था 1325 से 1351 तक शासक था दिल्ली का इसी के समय। चलिए आगे देखते हैं आलम चंद जो कि 1356 से 1406 तक इसने शासन किया। नारायण चंद ने शासक किया 1477 से 1522 तक, जबकि रामचंद्र ने 1522 से लेकर 1568 तक शासन किए। राजा बड़ा वास्तुकला प्रेमी था रामचंद। इसने राम शहर को बसाया था, याद रखेंगे आप, तथा रामगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था तथा राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। रामचंद्र ने ये सारे काम किए थे। इसके समय में 1526 में बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल वंश की नींव रखी थी। जब अकबर ने पहाड़ी राज्यों पर आधिपत्य स्थापित किया तब संभवतः जो था हिंदूर या नालागढ़ ये भी नहीं बचा होगा, वो भी मुगलों के आधिपत्य में आया होगा। इसके बाद संसार चंद 1568 से 1618 तक इसने नालागढ़ में एक बहुत सुंदर महल का निर्माण करवाया तथा एक प्राचीन सरोवर कलाकुंड की भी मुरम्मत करवाई। धर्मचंद 1618 से 1701 तक। संसार चंद के बाद उसका पुत्र जो था एक गद्दी पर बैठा और इसने जो था लोगों पर लगाया जाने वाला राजकर जो था, टैक्स जो था, उसको आधा कर दिया था। माफ कीजिए आधे से घटाकर छठा हिस्सा कर दिया था। इसके बाद हिम्मत चंद जो था, धर्मचंद हिम्मत चंद के बाद माफ कीजिए हिम्मत चंद और धर्मचंद के बाद 1701-1705 तक राजा रहा। भूपचंद जो था 1705 से 1756 तक कहलूर का माफ कीजिए हिंडूर का शासक रहा। भूपचंद के राजा रहते ही 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बंदा बैरागी और 12 सिख मिसलों का उदय हुआ था। सिखों की मिसलों ने कई सालों तक पहाड़ी क्षेत्रों से कर या खिराज के रूप में धन लिया, जिसे हिंदूर भी अछूता नहीं रहा होगा। मानचंद राजा रहे 1756 से 1761 तक हिंदूर के। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। गजे चंद 1761 से 1788 तक राजा रहे। बात करें रामशरण सिंह की जो कि 1756 से 1761 तक राजा थे, तो ये इंपॉर्टेंट, इनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। गजे सिंह के बाद उसका पुत्र रामशरण सिंह जो था गद्दी पर बैठा। उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। इसके समय में संसार चंद जो कि कांगड़ा का राजा था, वो कहलूर का राजा महानचंद का राज रहा। महानचंद एक आलसी शासक था जिसका फायदा उठाकर कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सतलुज के दाहिने हिस्से पर, जबकि रामशरण सिंह ने कहलूर के साथ लगती कुछ सीमाओं पर अधिकार कर लिया। बाद में महानचंद ने आनंदपुर के सरदार गुरदीत सिंह और देसा सिंह को अपनी सहायता के लिए बुलाया, लेकिन रामशरण सिंह जो था हिंदूर का शासक, इसने जो था दोनों को पराजित कर दिया, वो मार दिया। रामशरण सिंह ने कहलूर पर आक्रमण कर बिलासपुर नगर को जला दिया।
तो वह साथ ही फतेहपुर, बहादुरपुर और रतनपुर किलों पर अधिकार कर लिया। रामशरण सिंह ने महानचंद की कमजोरी के चलते 12 ठकुराइयों को भी कहलूर के आधिपत्य से निकालकर अपने अधीन कर लिया। कांगड़ा के राजा संसार चंद के रामशरण सिंह से बहुत अच्छे संबंध थे। महानचंद ने 1804 में अपनी सहायताओं के लिए गोरखों को बुलाया था और आपको पता है गोरखों ने सब जीत लिया। 86 वर्ष की आयु में रामशरण सिंह की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं विजय सिंह 1848 से 1857, उग्र सिंह 1860 से 1872 तक राजा रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने 1120 रुपए खिल्लत के रूप में भी दिए थे उग्र सिंह को। इसके बाद ईश्वरी सिंह, जोगिंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह राजा रहे। 26 जून 1948 को देहरादून में जन्मे विजेंद्र सिंह नालागढ़ या हिंडूर राज परिवार की संपत्ति व कुल के मुखिया हैं। 1977 से 1999 तक विजेंद्र सिंह विधानसभा सदस्य रहे हैं हिमाचल से। 1982-83 में संसदीय सचिव भी रहे हैं और 1984-85 में राज्य मंत्री भी रहे हैं हिमाचल से। तो यहाँ तक था इतिहास। चलिए आगे देख लेते हैं सोलन जिले में क्या है। जिला सोलन की स्प्रों घाटी और या सप्रों भी लिखते हैं कई बार इसको। देखिए वदून घाटियाँ उपजाऊ हैं तथा कृषि के साथ साथ गैर मौसमी सब्जी उत्पादन हेतु भी ये दोनों घाटियाँ उपयोगी हैं। सरसा घाटी जो है सोलन में कालका से लेकर नालागढ़ तक फैली है। इसे औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि औद्योगिक घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सी घाटी को जाना जाता है। तो सरसा घाटी आप याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं औद्योगिक घाटी में? इसमें परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़ आदि शहर आते हैं। इसके साथ ही कसौली, जिसका पुराना नाम कसूल था, ये भी याद रखेंगे आप। कसौली जो शहर है, नगर है, उसका पुराना नाम कसूल था। इसके अलावा सनावर, नाहरी, बेजा, हरिपुर, चायल, रामशहर भी ये जो भी हैं एक प्रमुख शहर हैं सोलन के। सरसा घाटी की शुरुआत डगसाई से होती है। डगसाई कुम्हारट्टी के पास एक चोटी पर स्थित एक कस्बा है। कसौली की सबसे ऊंची चोटी जो है मंकी पॉइंट के नाम से जानी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1905 में कसौली में डॉक्टर सैंपल द्वारा जो था एक पास्चर खोला गया था और जिसे अब केंद्रीय अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। और जो पास्चर खोला गया था 1905 में, जो कि वर्तमान में केंद्रीय अनुसंधान है, यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर पागल कुत्ते निरोधक वैक्सीन, जो पागल कुत्ते अगर किसी को काट ले तो उसके लिए जो वैक्सीन होती है उसका जो है उत्पादन किया जाता है। और साथ ही जो है सांप किसी को काट ले तो उसका इलाज भी इस केंद्रीय अनुसंधान में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालका के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली दो खड्डे हैं, अम्बोटा खड्ड व बरागू खड्ड। तो ये बरोटा और माफ कीजिए अम्बोटा और बरागू खड्ड जो है नया नगर में आकर आपस में मिलती हैं। बाद में ये जो है मिलने के बाद ये बल्द नदी कहलाती हैं, जो कि आगे सरसा नदी बनती है। तो जो सरसा नदी हमने ऊपर डिस्कस की वो ऐसे बनती है। अम्बोटा बरागू खड्डों को नया नगर में मिलने के बाद बल्द नदी और बल्द नदी सरसा नदी। आगे देखते हैं। सनावर जो है कसौली से 5-6 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थल है। यहाँ पर लॉरेंस स्कूल है, तो काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी स्थापना जो थी 1847 में की गई थी। कसौली से 2 किलोमीटर नीचे एक नाहरी गांव है, जहां पर एक सुंदर शिव मंदिर है। जोहड़ जी, जो कि पूर्व महलोग रियासत की राजधानी पट्टा में एक प्राचीन गुरुद्वारा स्थित है। तो जो महलोग की पुरानी राजधानी थी पट्टा, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है जोहड़ जी जिसे कहते हैं। हरिपुर में एक गुरुद्वारा, हरिपुर में भी एक गुरुद्वारा जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रामशहर किला नालागढ़ शिमला मार्ग पर नालागढ़ से 20 किलोमीटर पहाड़ी पर स्थित है। तो रामशहर किला कहाँ है आपका? नालागढ़ शिमला मार्ग पर है। रामशहर से 2 किलोमीटर दूर जो है रिवालसर नामक धार्मिक स्थल है। ये मंडी वाला रिवालसर नहीं है, दूसरा रिवालसर है। यहाँ पर जौहड़ में 7 मिट्टी के टीले जो हैं तैरते रहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे आप। जिला सोलन में स्थित करोल टिब्बा नामक गुफा जो है पांडवों से संबंधित है। करोल टिब्बा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो जिला सोलन में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? पांडवों से संबंधित है। तो माना जाता है कि जब कौरवों ने पांडवों को 12 साल का वनवास दिया था जुए में हारने के बाद, और 1 साल का ज्ञातवास भी था, उसमें 12वां वर्ष जो था ज्ञातवास था, तो उसमें जो था एक लाक्षागृह में कौरवों द्वारा पांडवों को मारने की योजना बनाई गई। ये जो लाक्षागृह था, ये जो वर्तमान में पिंजौर है आपका हरियाणा में, वहाँ पर स्थित है। तो वहाँ से आपने सुनी होगी ये कहानी कि पांडवों ने जो था एक गुफा बनाई थी अंडरग्राउंड, और वहाँ से निकले थे, वो लाक्षागृह थे। तो ऐसा माना जाता है कि पिंजौर से जो गुफा बनाई गई थी वो
करोल टिब्बा में ये एक गुफा है, यहाँ पर ये निकली थी और यहीं से पांडव जो था बाहर आए थे। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये एक मान्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चायल जिला का एक प्रसिद्ध स्थान है, आप जानते भी होंगे चायल। यहाँ स्थित चल चैल पैलेस जो है, या चायल पैलेस या चैल पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और ये चायल पैलेस जो है, यह पटियाला के महाराजा द्वारा जो था बनवाया गया था और इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के महल के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। मतलब पटियाला के जो महाराज थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये चायल का पैलेस। विश्व का सबसे ऊंचाई पर 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है क्रिकेट ग्राउंड, वो भी चायल में स्थित है। और ये 1893 में जो पटियाला के महाराज थे भूपेंद्र सिंह, उनके द्वारा बनाया गया था ये ग्राउंड। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है, ये भी याद रखेंगे आप। जिले में डगसाई छावनी जो कि 1848 में बनाई गई है, कालका शिमला NH पर स्थित है। कसौली कंटेनमेंट की स्थापना जो थी 1850 में की गई थी, छावनी बोर्ड में की गई थी। जबकि सुबाथू जो है, सुबाथू छावनी 1815-16 में जब गोरखों का युद्ध समाप्त हुआ था, तब इसका महत्व था, तब ये मतलब महत्व में आई थी, इसका नाम सुनने को मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन मिकिन्स शराब की भट्टी जो है, ये बहुत पुरानी है। मतलब हिमाचल में नहीं, पूरे भारत में सबसे अधिक जो पुरानी शराब की भट्टियाँ हैं उसमें मोहन मिकिन्स शराब की भट्टी का नाम भी आता है। 1855 में इसकी स्थापना की गई थी। सोलन बघाट राज्य का मुख्यालय भी रहा है, हमने ऊपर भी देख लिया। जिला में रेलवे लाइन, जो सोलन जिला उसमें रेलवे लाइन 1902 में बन गई थी, जब शिमला कालका रेलवे लाइन बन रही थी। जबकि 1950 में सोलन में नगर परिषद की स्थापना की गई थी। आपको पता है 2020 में सोलन, मंडी व पालमपुर 3 नगर निगम बनाए गए हैं। धर्मशाला और शिमला तो पहले थे ही। तो अब कुल प्रदेश में 5 नगर निगम हैं, जिसमें सोलन, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला और शिमला हैं। तो 2020 में सोलन को भी नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क जो है, इसके निर्माण का श्रेय जो है रिटायर ब्रिगेडियर जनरल, जो कि पद्मश्री अवार्ड भी हैं, अवार्ड विजेता भी हैं, श्री कपिल मोहन को जाता है। तो इनके प्रयासों से ही मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क ये बना है सोलन में। यह उत्तर भारत का पहला विरासत पार्क है। पार्क का शिलान्यास जो था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न जो थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा 1 दिसंबर 2002 को किया गया था। मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क का उद्घाटन। आगे देखते हैं। भगवान शिव का जटोली मंदिर या जटोली महादेव मंदिर भी इसे कहा जाता है। ये एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और ये राजगढ़ जो आपका राजमार्ग है उस पर स्थित है। जिला सोलन में चायल, मुजात्थल, ये 2 जो है वन्यजीव अभयारण्य हैं। शिली जो है 2 स्क्वायर किलोमीटर का सबसे छोटा अभयारण्य है। ये आपके पास पहले क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता था कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो शिली है 2 स्क्वायर किलोमीटर की। लेकिन अब आप देखेंगे तो ये अभयारण्य में यानी वन्यजीव अभयारण्य में नहीं आता है, ये कंजर्वेशन रिजर्व में आता है। तो जिला सोलन में चायल और मुजात्थल वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसके साथ ही शिली और दारला घाट ये 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। और कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कुल 3 ही हैं हिमाचल में। इसके 2 तो आपके सोलन में हो गया और तीसरा है श्री नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बिलासपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेले और त्यौहार देख लेते हैं सोलन के। शरद पूर्णिमा मेला कुनिहार के ऊंचा गांव में जनवरी-फरवरी माह में ये मनाया जाता है। 2 दिन का मेला होता है। देव बारा मेला ये 21 से 23 मार्च तक 3 दिनों तक देवता बारू के सम्मान में मनाया जाता है। जबकि बनी मेला आपका कुनिहार क्षेत्र में मनाया जाता है और यहाँ पर कुश्ती होती है जिसको हम छिंज भी बोलते हैं। शायरी मेला सितंबर माह के संक्रांत में लगता है। कोटी मेला मीरा देवी के सम्मान में, मीरा देवी या उनके सम्मान में कोटी गांव में कोटी मेला मनाया जाता है। सोलन मेला जो कि शूलिनी देवी के सम्मान में जून के दूसरे रविवार से 3 दिनों तक ऐतिहासिक ठोडो मैदान में चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। बात करें अगर हम यहाँ पर इनके डांसेस की, फोक डांसेस की, तो वैसे एक सोलन की देवनाटी आपकी प्रमुख है। इसके अलावा आपको पता है कि पहले शिमला महासू था, तो जो वहाँ के लोक नृत्य, लोक नाटियाँ हैं वही सोलन में प्राय देखने को मिलती हैं। नाटी है देवनाटी, उसको आप सोलन की एक अलग मान सकते हैं। नाटियाँ वैसे भी
अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरह से मनाई जाती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो लंबा होता जा रहा है। जिला के चंबा घाट में, तो सोलन जिले में चंबा घाट भी स्थित है। याद रखेंगे आप, यहाँ पर एक मशरूम रिसर्च डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, निदेशालय मशरूम रिसर्च, जिसको हम DMR सोलन के नाम से भी जाते हैं। डायरेक्टरेट मशरूम रिसर्च DMR की फुल फॉर्म है। इसकी वजह से भारत का मशरूम शहर भी कहा जाता है। तो मशरूम सिटी जो है सोलन को कहा जाता है, याद रखेंगे आप। जबकि टमाटर क्षेत्र के उत्पादन में भी सोलन का काफ़ी योगदान रहता है हिमाचल से, तो इसलिए इसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है टमाटर उत्पादन के चलते सोलन को। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पर्यटक स्थल की बात कर ले हम। सोलन जिले में कसौली क्राइस्ट चर्च है। कसौली तो खुद है ही, और कसौली का क्राइस्ट चर्च भी एक पर्यटक स्थल है। इसके अलावा नालागढ़ पैलेस, कुठाड़ किला, जैतक किला, शूलिनी मंदिर, डगसाई जेल संग्रहालय, तो डगसाई जेल जो है अब संग्रहालय बन चुकी है। इसके अलावा गिलबर्ट ट्रेल, बड़ोक की प्रेतवादी कब्र। तो ये बड़ोक की कब्र क्या है, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो जब कालका शिमला रेलवे लाइन बन रही थी, तो टनल बन रही थी बड़ोक के पास, तो यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था, तो वो टनल बन नहीं पाई, मतलब उसके नीचे लोग दब के मर गए, ये जो थे एक अंग्रेज अधिकारी। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रेत बाधित कब्र है। वैसे मानना नहीं मानना आपकी मन की बात है। इसके अलावा सोलन ब्रेवरी, यह भी देश की सबसे पुरानी शराब भट्टियों में से एक है। और हमने ऊपर देखा मोहन मिकिन्स शराब भट्टी, तो यही है, इसके अंतर्गत ही ये चलता है सोलन ब्रेवरी। तो यहाँ पर ये शराब की भट्टी है। इसके अलावा ये भी पर्यटक स्थल है एक तरह से। मजाथल अभ्यारण्य जो हमने देखा, 2 अभ्यारण्य हैं, मजाथल और चायल खुद भी एक पर्यटक स्थल है अभ्यारण्य के अलावा। इसके अलावा बौन या मेनरी मठ, तो ये बौन मोनेस्ट्री या मेनरी मोनेस्ट्री जिसे हम कहते हैं, बुद्ध मोनेस्ट्री है। अच्छा, बौन क्या होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो बौन मठ जो होते हैं, यानी बौन जो बुद्ध धर्म है आपका, उसमें बुद्ध धर्म में जो है ये बौन जो है, ये जो बुद्धिज़्म है उससे भी पुराना है। तो लगभग वैसे तो सेम ही है, मठ ही होते हैं, वैसे ये बुद्ध की उसको मतलब उपासना करते हैं एक तरह से, लेकिन ये बौद्ध धर्म से भी पुराना मानते हैं बौन अपने को। तो बौन या मेनरी में ये मठ है, तो इसको कभी बौन मठ पूछा जाता है या मेनरी मठ है, तो इसको याद रखेंगे, सोलन में है। इसके अलावा काली माता मंदिर है आपका, जो कि सामटी में है। सामटी ये जगह का नाम है, एक साथ हो गया, यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके अलावा जखोली देवी मंदिर है, और जखोली देवी मंदिर जो है माँ भद्रकाली को ये समर्पित है। आगे देख लेते हैं अनीस विला, जिसको पुरानी कोठी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार MCQ में पूछा जा चुका है कि पुरानी कोठी में किस विला को या किस बिल्डिंग को जाना जाता है। अनीस विला आप याद रखेंगे। तो ये विला किसका है, वैसे तो ये जो एक फेमस भारतीय मूल के अंग्रेजी लेखक हैं सलमान रशीद, तो सलमान रशीद आप वैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को पिक भी मिल जाएगी, और उन्होंने क्या क्या जो लिखा है वो भी। तो उनकी एक पुश्तैनी विला है ये, उनके पिताजी ने उनको भेंट किया था, मतलब उनके पास भी एक तरह से पहले से खरीदा हुआ है। तो अनीस विला या पुरानी कोठी ये है, सलमान रशीद एक राइटर जो है उनसे संबंधित, ये भी सोलन में है। आगे बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर 1992 को टिम्बर ट्रेल रोपवे दुर्घटना हुई थी, परमाणु के समीप ये हुई थी। तो टिम्बर ट्रेल रोपवे आपका सोलन में ही, परमाणु के समीप। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा जा चुका है, ये घटना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, याद रखेंगे आप, अगली बार भी पूछा जा सकता है। कसौली क्षेत्र में डगसाई जेल, हमने ऊपर भी इसका थोड़ा सा नाम देखा था, यह कहाँ पे है। कसौली के क्षेत्र में डगसाई जेल, जिसे 1849 में बनवाया गया था, और डगसाई जेल को जो था पूरब में पुराने समय में हिमाचल का काला पानी भी कहा जाता था। तो अब ये जेल जो है एक संग्रहालय बन चुकी है। तो ये जेल देखने में आपको टी की तरह लगेगी, जैसे अंग्रेजी का टी वर्ड होता है, वैसे इसकी बिल्डिंग है टी तरह की, किलेनुमा। और इसी डगसाई जेल में महात्मा गांधी जी 1920 में आए थे। वो यहाँ पर 1 साल, माफ कीजिए 1 रात रुके थे इस जेल में। जेल में जो हिंदुस्तानी और आयरिश लोग थे उन पर काफ़ी जुल्म होता था, और हिंदुओं को, मतलब जो भारतीय थे, उनको
आज़ादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वो यहाँ पर आए थे और एक दिन रुके थे। 1939 में गांधी जी वर्तमान जो सोलन है उसका, जो आपने धर्मपुर एक जगह सुनी होगी सोलन में ही, वहाँ पर आए थे वह 1939 में, और वहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित किया था। बाद में जब गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, तो नथुराम गोडसे को ट्रायल भी तो आपको पता है शिमला कोर्ट में चला था, और जब शिमला कोर्ट में नथुराम गोडसे का ट्रायल चला था तो इनको भी डगशाई जेल में ही रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, सोलन जिले में कौन कौन से कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं? तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें बहुत ज़्यादा हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा मानव भारती यूनिवर्सिटी, बद्दी यूनिवर्सिटी, भारा यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी जो कि बाकना घाट में है। ये सारी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और वहाँ पर स्थित हैं। इसके अलावा डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि नौणी में है, नौणी नामक जगह पर सोलन में, तो ये भी याद रखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गया, जो वुमेन्स पॉलिटेक्निकल है आपका कंडा घाट में, तो सोलन जिले के कंडा घाट में वुमेन्स पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज। चलिए आगे देखते हैं। योगेश चौहान जो हैं, ये जिला सोलन से संबंधित कुछ खिलाड़ी हैं। योगेश चौहान ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड जीता है। अजय ठाकुर को तो आप सभी जानते होंगे, कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनको पद्मश्री भी मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है, और ये नेशनल कबड्डी टीम के कप्तान भी रहे हैं। 2014 में इनको गोल्ड मिला था एशियन गेम्स में, 2016 में ये कबड्डी वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा थे। इसके अलावा प्रशांत चोपड़ा जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम जो थी 2012 में भारत की तरफ से क्रिकेट की, उसमें शामिल थे। मैंने सोचा नहीं था कि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो आई थिंक कुछ भी नहीं छूटा होगा। एक हिमाद्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है सोलन में, इलेक्ट्रिसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो लगभग सभी कुछ डिस्कस कर लिया। थोड़ा इसकी हिस्ट्री जो थी, ठकुराइयाँ ज़्यादा थी छोटी छोटी, तो उसमें टाइम लगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।